व्हाट इज PIU? kVA. पढ़े हो? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग एंड वोल्टेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग एंड वोल्टेज सर्जेस। लाइटनिंग एंड वोल्टेज सर्जेस से ये कैसे बचाएगा? व्हाट इज दैट इक्विपमेंट? लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर तो टावर के ऊपर होता है। उसके बाद आप लोग सुने होंगे सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, SPD। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस कोई भी इक्विपमेंट का जो इनकमिंग होता है, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का ये काम है कि एट द टाइम ऑफ हाई सर्ज, सर्ज मीन्स वेरी हाई वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज फॉर वेरी स्मॉल टाइम, इवन स्मॉलर देन 1 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड टाइम, माइक्रो सेकेंड्स के लिए, वो कब होती है? सर्ज टाइम ऑफ लाइटनिंग। प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहला जो SPD मेरा लगा हुआ है लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज क्लास A SPD, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर सबसे पहला मोड ऑफ प्रोटेक्शन है बिजली से, लाइटनिंग से। वो मेरी लगती है टावर के टॉप मोस्ट हाइट पे, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर एक पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक रॉड, पॉइंटेड रॉड। पॉइंटेड क्यों यूज करते हैं रॉड? रॉड तो डल रॉड भी यूज कर सकते हैं जिसमें पॉइंट ना हो। पॉइंटेड रॉड क्यों यूज करते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट ज्यादा होती है पॉइंट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम लोग जो सब्जेक्ट पढ़े होगे एक, उसमें एक बार रेफर करो वो सब, ठीक है, तुम्हें और क्लियर हो जाएगी पॉइंट क्यों यूज करते हैं, पॉइंटेड रॉड, ठीक है। 800 mm की रॉड यूज करते हैं, ठीक है। वो दैट अगेन स्पेसिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, क्लाइंट की जो स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से रॉड का साइज होगा। जनरली कॉपर रॉड यूज करते हैं, कॉपर इसलिए क्योंकि इट इज बेटर कंडक्टर कॉपर, ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट मोड ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। हर इक्विपमेंट के अंदर एक सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगता है, हर इक्विपमेंट के अंदर उस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट, सर्च प्रोटेक्शन SPD लाइटनिंग अरेस्टर पूरा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर सेकेंड मोड ऑफ प्रोटेक्शन SPD, इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स में SPD लगे हैं, ठीक है। थर्ड दैट इज कॉल्ड क्लास B SPD। थर्ड मोड ऑफ प्रोटेक्शन वो भी SPD है, दैट इज क्लास C SPD। तो 3 मोड ऑफ प्रोटेक्शन होता है हर चीज का। अरे तुम पी लो यार, हम नहीं पीते हैं चाय। हाँ, क्लास A, क्लास A क्या है?
ठीक है, वो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, सिर्फ एक लाइट अरेस्टर है, लाइटनिंग अरेस्टर कॉपर का, और कुछ नहीं है, लेकिन वो क्लास ए एसपीडी में काउंट किया जाता है उसे। ठीक है, सेकेंड मोड ऑफ प्रोटेक्शन एसपीडी में क्लास बी। हर इक्विपमेंट पे, हर इक्विपमेंट के अंदर छोटे और भी इक्विपमेंट्स हैं, सब इक्विपमेंट्स, हर इक्विपमेंट के अंदर छोटे छोटे डिवाइसेस और लगे हैं, उसमें भी एसपीडीज रहते हैं, दैट इज क्लास सी एसपीडी। देखो कोई भी एसपीडी जो है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सिस्टम। ठीक है, एसपीडी का जो लॉजिक है वो बता दो। ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, इनकमिंग लाइन ये है, ठीक है, अगर इस लाइन में हाई सर्ज आ गया तो ये मेरा तो पूरा खराब हो जाएगा ना। ये लाइन है, ठीक है, और मेरा मान लो XYZ लोड लगा हुआ है यहाँ पे, इस सिस्टम में जो भी सर्किट है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो है। अगर इसमें मान लो जनरली 230 वोल्ट डिजाइन होता है कोई भी सिस्टम, अगर इसमें 400 मान लो आ गया इसमें, तो ये सारा जल जाएगा मेरा। ठीक है, अगर मैं यहाँ फ्यूज लगाऊं, अगर मैं यहाँ फ्यूज लगाऊं तो ये जलने से बचेगा। ठीक है, लेकिन जब ये तो बहुत कम टाइम के लिए सर्ज है ना, 1 सेकंड के लिए है मान लो, उसके बाद तो ये मेरा फ्यूज तो जल गया, लेकिन जब सर्ज ओके हो गया, सर्ज अभी है नहीं, हाई वोल्टेज है नहीं, नॉर्मल वोल्टेज पे आ गया, तब तो क्योंकि फ्यूज तो जल गया मेरा, तो आगे तो बढ़ेगा नहीं फ्लो, सारा इक्विपमेंट तो काम नहीं करेगा, फ्यूज जल गया। मैं एमसीबी अगर यहाँ यूज करूं तो एमसीबी जल जाए, क्योंकि 1000 4000 वोल्ट के लिए कोई एमसीबी नहीं बनता है। ठीक है, एमसीबी जल जाएगा। एमसीबी यूज करूं, अगर मान लो एमसीबी 4000 वोल्ट का एमसीबी में लगा दिया, 4000 वोल्ट ट्रिप हो जाएगा, देन यू हैव टू रीसेट इट मैन्युअली, और वो जब तक तुम नहीं करोगे तब तक वो सिस्टम बंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इक्विपमेंट, एक टूल यूज से, मतलब एक इक्विपमेंट ही बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, दैट इज एसपीडी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। कैसे काम करता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस? इसके पैरेलल में मैंने डिवाइस लगाया विच इज ओपन ऑल द टाइम, ये हमेशा ओपन रहता है, और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, जब सिस्टम ओके है, जब 230 वोल्ट फ्लो हो रहा है इसमें, तब क्योंकि ये पैरेलल है तो यहाँ पे भी 230 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी 230 वोल्ट। एक मिनट दे, तो ये 230 वोल्ट यहाँ दोनों जगह है, क्योंकि ओपन है, यहाँ से पावर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जब हाई सर्ज आया, टाइम ऑफ हाई सर्ज क्या होता है कि ये जो है क्लोज सर्किट हो जाता है। जब क्लोज सर्किट हो गया, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, ये मेरा लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ बन गया, क्योंकि इसमें लोड कनेक्टेड है, बहुत सारे चीज लगे हुए हैं इसमें, तो ये मेरा हाई रेजिस्टेंस पाथ है और ये मेरा लो रेजिस्टेंस पाथ है, तो यहाँ से ग्राउंड हो जाता है सारा, यहाँ तक जाएगा नहीं। समझे बात? और यहाँ जब हाई वोल्टेज पास हो रहा है तो ये तो जल गया मेरा, ये फिर से ओपन सर्किट हो गया, लेकिन क्योंकि अब नॉर्मल हो गया वोल्टेज, ये सिस्टम तो काम कर रहा है, ये जल गया, इसको मैं बाद में रिप्लेस कर लूंगा, लेकिन जब तक ये जला हो तब भी ये सब काम कर रहा है ना, मेरा मोटिव तो कंप्लीट हो गया, तो काम कर ही रहा है। समझ गया? हाँ, जल जाएगा तब तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। ये ऐसा है
ये जल गया तो क्लोज सर्किट हो गया। हाँ, कुछ जल जाएगा तो कैसे होगा? क्लोज सर्किट होगा ये। वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे हैं, दो चार टाइप के हैं, वो आप नेट में पढ़ लो उसके बारे में। मुझे भी उतना 100% आइडिया नहीं है कि कितने टाइप के सर्च प्रोटेक्शन है, क्या है। यू विल गेट बेटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। उसको लॉजिक में बता दिया होता क्या है, ठीक है। और अलग अलग मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होते हैं, कैसे काम करता है वो, ठीक है। किसी किसी में क्या कि इंडिकेशन भी होता है, रेड और ग्रीन एक इंडिकेशन होता है उसमें। रेड है मतलब खराब हो गया, ग्रीन है मतलब नॉर्मल वर्किंग है। किसी किसी में कोई इंडिकेशन नहीं रहता सर्च प्रोटेक्शन, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। सो एक यहाँ से टेक अवे ये है कि सर्च प्रोटेक्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, नॉट इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में अगर इसको कनेक्ट करोगे तुम्हारा सर्च के टाइम पे तो नॉर्मल, फिर क्योंकि बाद में तो ये सर्किट नॉर्मल कंडीशन में नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ओपन रहती है ये, समझे। अगर ये मैं यहाँ लगा करके यहाँ लगा दूं तो ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन है, तो यहाँ से यहाँ पावर फ्लो होगा ही नहीं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटेलिजेंट फेस पीआईयू के अंदर 3 फेज लाइन इनकमिंग है, ठीक है। 3 फेज आया है, और इस पीआईयू में मान लो 2 एलसीयू लगे हैं, दैट इज 2 ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर इसमें 2 एलसीयू है, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों लाइन हेल्दी रहे। लाइन टू लाइन वोल्टेज, अगर लाइन टू फेज वोल्टेज अगर देखोगे, किसी का 230 वोल्ट है, किसी का 180 वोल्ट है, किसी का 160 वोल्ट है मान लो। 3 अलग अलग वोल्टेज है 3 लाइन का। आइडियली तो 230 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि 230 होगा। कोई लाइन में अगर मान लो 3 फेज में से एक फेज डिस्कनेक्ट हो कहीं पे, 3 फेज लाइन 11 की भी लाइन 3 फेज लाइन आती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में। 3 फेज लाइन में एक कहीं पे सर्किट ब्रेक हो गया, कहीं खराब हो गया, कोई फॉल्ट हो गया एक फेज में, उस टाइम में तो तुम्हें 2 ही फेज मिलेंगे। या फिर आउट ऑफ 3 फेजेस, एक फेज में अच्छा, 2 फेज में अच्छा वोल्टेज आ रहा है, एक फेज में खराब वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अगर कम वोल्टेज वाले फेज पे तुम लोड कनेक्ट कर दोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ओवरलोड, समझे। ट्यूबलाइट को चाहिए 230 वोल्ट, तुम उसको 80 वोल्ट सप्लाई दोगे तो इफेक्टिवली काम करेगा वो? अल्टीमेटली कभी ना कभी जल जाएगा वो ट्यूबलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि जो लाइन है, अगर उस एक वोल्टेज रेंज के अंदर है तो वो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करे। एलसीयू तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस कंट्रोलिंग के पहले एक और मेरा डिवाइस लगा है, दैट इज फेज सिलेक्टर। आउट ऑफ 3 phases अवेलेबल, इट विल सेलेक्ट 2 बेस्ट phases, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करता है? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है वो। तीनों फेज का इनपुट माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा और वहां से डिसीजन होगा कौन सा बेस्ट फेज है, कौन सा फेज सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा? माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट मिल गया कि ये दोनों भाई रेड एंड येलो फेज बेस्ट फेज है, इन दोनों को सिलेक्ट होना है। माइक्रो प्रोसेसर कमांड जाएगा, कमांड कहाँ जाएगा? सर्किट ब्रेकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर एक्ट्स लाइक अ स्विच, ठीक है। उन दोनों फेज को सिलेक्ट करेगा वो, रिले सिस्टम लगा है, ठीक है। वो प्रैक्टिकली जब पीआईयू हम देखेंगे उस टाइम में उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कौन सा फेज सिलेक्टर है, कौन सा क्या है, फोटो में भी देख के डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन हो गया, मतलब क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है हो रहा है।
इनपुट वोल्टेज रेंज, मतलब 180 वोल्ट से 280 टू 300 वोल्ट तक इनपुट रेंज में ये काम करता है, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर 160 वोल्ट से काम करता है, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर 180 वोल्ट से काम करता है। लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एमसीबीज फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब पीआईयू से मेरा पावर कहाँ जा रहा है? एसएमपीएस में, वेयर इट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम एसी टू डीसी। तो एसएमपीएस का आउटपुट मेरा डीसी है, बट पीआईयू का आउटपुट तो मेरा एसी है, ठीक है। शेल्टर के अंदर जो भी इक्विपमेंट डीसी से चलते हैं, कौन सा इक्विपमेंट है? एक्टिव ऑपरेटर के दो ही इक्विपमेंट है, एक ट्रांसमिशन रैक, एक बीटीएस, ठीक है। उन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी इक्विपमेंट मेरे लगे हैं शेल्टर में, सब एसी से चलते हैं। क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं? एयर कंडीशनर, ट्यूब लाइट, ठीक है, पावर सॉकेट, और भी मान लो और भी कुछ लगे हैं XYZ, ठीक है। हाँ, जो भी XYZ बोल रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, ठीक है, वो सारे एसी से चलते हैं। तो मुझे कहीं से तो एसी आउटपुट लेना है, तभी तो उनको मैं इनपुट दूंगा उन इक्विपमेंट्स को, ठीक है। तो पीआईयू में वोल्टेज रेगुलेशन होने के बाद एक कनेक्शन चल जाता है एसएमपीएस के अंदर, एक कनेक्शन चल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे, जहां से आप एयर कंडीशनर ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। सो पीआईयू के अंदर एक सेट ऑफ एमसीबीज है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जहां से आप एसी आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। सो इट एक्ट्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन पैनल आल्सो, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 1, 2 और 3 एलसीओ, 1 और 2 या 3 ऑटो ट्रांसफार्मर भी लगे रहते हैं, ठीक है। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, व्हाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इज इन केवीए नॉट इन किलोवाट। कोई भी इक्विपमेंट की रेटिंग उसके वॉटेज से डिफाइंड होती है, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर केवीए में होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस ये सब होते हैं, क्योंकि कॉयल लगा है इसमें। ट्रांसफार्मर मीन्स कॉयल, ठीक है। ऑल्टरनेटर जो होता है उसमें भी केवीए में होता है रेटिंग ऑल्टरनेटर का, क्योंकि उसमें भी कॉयल है। तो कोई भी चीज़ जिसमें कॉयल्स हैं, जिसमें कॉपर लॉसेस ज़्यादा हैं, तो उसकी रेटिंग केवीए में होती है। तो क्योंकि इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है, एक पीआईयू का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एलसीयू, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उसके लिए सारा सिस्टम का जो रेटिंग है केवीए में है, ठीक है। एलसीयू की रेटिंग केवीए, वेयर एसएमपीएस की रेटिंग वॉट में होती है, ठीक है। यूजर कंट्रोलर डिस्प्ले, माइक्रो प्रोसेसर तो एक कंट्रोलर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब तो कंट्रोलर है, और इसको कंट्रोल पैरामीटर जो है, लॉजिक जो है, सारा एक डिस्प्ले में तुम्हें शो होते रहता है। मान लो उस सिस्टम में इनपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, कौन सा फेज में कितना वोल्ट, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, सारा एक डिस्प्ले में शो हो जाएगा, ठीक है। ये अगर बैकग्राउंड में तुम एक जो देख रहे हो जो फोटो है, ठीक है, इसमें ये 2 एलसीयू है और यहाँ पे एक डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में सारा कुछ पैरामीटर शो होते रहता है, ठीक। ऐसा नहीं, इसमें अलार्म मल्टीप्लेक्सर भी है। फायर सेंसर लगा दिए, फायर सेंसर के अपने आप काम करेगा, उसको भी तो कंट्रोलर से जोड़ना पड़ेगा तभी तो काम करेगा, और कंट्रोलर पीआईयू के अंदर है। उस फायर अलार्म मतलब सेंसर को कंट्रोलर से जोड़े, कोई भी सेंसर सेंस करेगा। फायर अलार्म सेंस किया, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सेंस किया तो आगे क्या होगा? कंट्रोलर को भेजा, कंट्रोलर डिसीजन लेगा कि भाई सिस्टम को चालू रखना है कि बंद करना है, ठीक है। इन केस ऑफ फायर अलार्म, कंट्रोलर जब सेंस करेगा कि भाई फायर सेंसर एक्चुएट हो गया, चालू हो गया फायर सेंसर ड्यू टू फायर, कंट्रोलर सेंस करेगा कि भाई यहाँ फायर है, सेंसर से कंट्रोलर को सिग्नल मिला, कंट्रोलर विल गिव एन आउटपुट। आउटपुट पे क्या है? चाहे सिस्टम ट्रिप हो जाए या फिर जैसे बोला वाटर स्प्रे हो जाए, तुम जैसे सेटिंग करोगे उसका, ठीक है,
या फिर वो सिग्नल कहीं रिमोट एरिया पे भेज दे किसी को जिसको रिक्वायर्ड है, या फिर बजर बजे, समझा? वो तुम डिफाइन करोगे कि आउटपुट तुम कैसे उसको करना चाह रहे हो, बजर बजे या फिर अलार्म, मोबाइल में मैसेज आ जाए, ठीक है? वो तो तुम डिजाइन के ऊपर तुम कैसे उसको सेटिंग करते हो, क्या करते हो, लेकिन कंट्रोलर से ही होगा वो सब, ठीक है? तो साइट पे बहुत सारे अलार्म्स होते हैं, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 10 अलार्म, ठीक है? और भी उससे ज़्यादा है, लेकिन 10 अलार्म्स तो होते ही हैं। वो सारा अलार्म जो है कंट्रोलर उसका जो है पीआईयू के अंदर है, ठीक है? तो वो सारा पीआईयू से कंट्रोल होता है अलार्म्स। सो दैट्स वाई कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कंट्रोलर फॉल्टी है तो सारा अलार्म फॉल्टी है। एलईडीज टू डिस्प्ले क्रिटिकल अलार्म्स, हर अलार्म के अगेंस्ट में एक एलईडी है। एक तो अलार्म जो है इन रिटर्न डिस्प्ले हो रहा है, मतलब डिस्प्ले पे फायर अलार्म दिखा रहा है, उसको छोड़ करके एलईडी भी लगा हुआ है फायर अलार्म के लिए, कि फायर अलार्म अगर है तो रेड एलईडी फायर अलार्म के अगेंस्ट में जल जाएगा, ठीक है? वो ऑल दोस थिंग डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है? प्रोविजन ऑफ डीजी एंड इवेंट लॉग्स, कंट्रोलर है तो उसमें सारा डाटा स्टोर हो जाता है, कौन सा अलार्म कितने बजे आया था, कितने बजे रेक्टिफाई हुआ अलार्म, 24 घंटे में कितने बजे से कितना बजे तक कितना वोल्टेज था, सारा हिस्ट्री लॉग में स्टोर हो जाता है, ठीक है? अगर तुमको चाहिए डाटा कि भाई इस साइट पे कितने घंटे बिजली रहता है, कितने घंटे नहीं रहता है, तो वो उस लॉग से तुम पता कर सकते हो। एक लैपटॉप से कनेक्ट कर दो, RS485 केबल के थ्रू उसके डिस्प्ले से कनेक्ट कर दो, सारा लॉग जो है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाएगा, ठीक है? तो लैपटॉप से तुम उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं पीआईयू के अंदर, ठीक है? पीआईयू जब इंडिविजुअल पीआईयू जब करेंगे हम लोग, मैंने प्रैक्टिकली जब पीआईयू देखेंगे क्या है, तो और डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे पीआईयू में क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ो भाई। और क्योंकि पीआईयू के अंदर कंट्रोलर है तो वो ऑटोमेशन में हेल्प करता है, ठीक है? कोई भी डिसीजन कौन लेता है? कंट्रोलर, क्योंकि मेरा इंटेलिजेंट यूनिट तो वही है कंट्रोलर, उसको मैं जैसे प्रोग्राम करूंगा वो ऐसे काम करेगा। अब कंट्रोलर में मैंने ये प्रोग्राम कर दिया कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं रहेगा, ठीक है, और बैटरी बैंक 47 वोल्ट से नीचे आ जाएगा, तो डीजी को स्टार्ट करना है। ये मैंने कंट्रोलर में ये प्रोग्राम बना के फिट कर दिया। तो जैसे ही ईबी नहीं है, बैटरी बैंक 48 से नीचे पहुंचा, तो डीजी को स्टार्ट कर देगा। डीजी को एक स्टार्ट कमांड देगा जिससे डीजी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट कमांड मीन्स डीजी कैसे स्टार्ट होता है? डीजी स्टार्ट होने के लिए उसको इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। इंजन को स्टार्ट होने के लिए अगर तुम अपना बाइक ही स्टार्ट कर रहे हो, कैसे स्टार्ट करते हो? किक मार के, या फिर ऑटो स्टार्ट में। मतलब मोटिव यह है कि इंजन के अंदर कंबक्शन करना है, ठीक है, तब जाके स्टार्ट होगा। इंजन के अंदर कंबक्शन कब होगा? जब इग्निशन होगा। इग्निशन कब होगा? जब तुम उससे बैटरी से कनेक्ट करोगे, तभी ना। स्पार्क होगा उसके अंदर, फिर इग्निशन होगा इंजन के अंदर। स्पार्किंग के लिए बैटरी यूज करते हैं, ठीक है? तो ये एक 12 वोल्ट का पल्स जनरेट करेगा, ठीक है, जो कि हाँ ट्रिगर करके मतलब जनरेटर को एक इम्पल्स देगा, 12 वोल्ट का पल्स सिग्नल भेजेगा कि भाई बैटरी से इग्निशन स्टार्ट हो जाए वहाँ पे, ठीक है? तो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे इग्निशन और डीजी चालू हो जाएगा, ठीक है? सो इस ऐसे वो ऑटोमेशन में हेल्प करता है। ऑटोमेशन में क्या चाहिए? ये ईबी है, ये पीआईयू है, एसएमपीएस,
SMPS से कनेक्टेड है बैटरी बैंक, ठीक है। जब तक EB है, PIU के थ्रू SMPS में पावर आया एंड SMPS विल कन्वर्ट AC टू DC एंड रिलीज DC, ठीक है, चल रहा ओके है। इन दिस टाइम बैटरी बैंक चार्ज हो रहा है। घर का जो इन्वर्टर है नॉर्मल कंडीशन में क्या चार्ज होते रहता है, जब लाइट चली जाती है तभी तो डिस्चार्जिंग मोड में आता है ऑटोमेटिक, ये चार्ज होते रह रहा है बैटरी बैंक, ठीक है। जब EB कट गई तो PIU का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, और बैटरी बैंक डिस्चार्ज मोड में चले गया, क्योंकि बैटरी बैंक -48 वोल्ट देता है आउटपुट पे, तो SMPS से वो 48 वोल्ट कलेक्ट कर लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चल रहा है। अब बैटरी बैंक भी खत्म होने को, मतलब डिस्चार्ज होने को है। अब DG मैं कहाँ लगाऊं कि ऑटोमेशन में काम करे, किससे कनेक्ट करूं DG? बैटरी बैंक से कनेक्ट करके फायदा क्या है? बैटरी बैंक में कोई सेंसर या कोई ये DG को स्टार्ट कर दे। कंट्रोलर मेरा किसमें है? PIU में है। तो मैंने PIU को DG से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन बैटरी बैंक 47 वोल्ट है, 48 वोल्ट से कम हो रहा है। ये PIU को कहाँ कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बैटरी बैंक तो SMPS से कनेक्टेड है और PIU तो SMPS से कनेक्टेड है। पावर फ्लो देखो, कहाँ से कहाँ कनेक्शन करेंगे? बैटरी बैंक से PIU कनेक्ट करेंगे। बैटरी बैंक में तो दो है, प्लस माइनस, उससे तो मैंने SMPS कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, SMPS से PIU एक कनेक्शन और किया, पावर फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ वोल्टेज सेंस कर रहा है। अब बैटरी बैंक डिस्चार्ज है तो SMPS पे पता चल रहा है ना, SMPS में तो ये कनेक्टेड है, तो SMPS में तो 48 वोल्ट आ रहा है, 50 अगर ये 54 वोल्ट का तो 54 वोल्ट आ रहा है। जैसे डिस्चार्ज होते जाता है वोल्टेज कम होते जाता है, लेकिन SMPS का आउटपुट में तो वही वोल्टेज मिल रहा है ना जो एक्चुअल बैटरी बैंक का वोल्टेज है। और मान लो 47 वोल्ट यहाँ आया, तो मैंने इसको एक MCB से एक कनेक्शन PIU में कर दिया, ठीक है, जिससे PIU को ये पता चल रहा है कि SMPS में फिलहाल कितना वोल्टेज है, SMPS का वोल्टेज, इन अदर वर्ड्स बैटरी बैंक का वोल्टेज कितना है। जैसे PIU को पता चलेगा कि SMPS में वोल्टेज 47 या 48 वोल्ट पहुंच गया, कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगा, कंट्रोलर से कनेक्टेड है वो, कंट्रोलर सेंस किया 48 वोल्ट, कंट्रोलर विल इमीडिएटली स्टार्ट अ जनरेटर। लेकिन जनरेटर और PIU में तो एक ही कनेक्शन है, दैट इज पावर केबल। जनरेटर का ऑल्टरनेटर जो है, ऑल्टरनेटर से 230 वोल्ट जनरेट होता है, अब वो मैं PIU को दे रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट कैसे करेगा? पावर केबल से थोड़ी ना कोई स्टार्ट होता है। हाँ? PIU से ये DG जो चालू होगा तब PIU में सप्लाई आएगा, ये तो इस पावर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन मुझे PIU से DG स्टार्ट करना है, तो मुझे एक केबल और लगाना पड़ेगा जो DG को कमांड दे स्टार्ट के लिए, ठीक है, एंड दैट केबल इज कॉल्ड ऑटोमेशन केबल, ठीक है। उसमें कोई पावर फ्लो नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ इम्पल्स जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, ठीक है। DG के कंट्रोलर पे एक सिग्नल जा रहा है कि भाई DG स्टार्ट होना है, ठीक है, स्टार्ट कमांड। सिमिलरली DG स्टॉप करने के लिए, स्टॉप एक ही केबल से दो चीज नहीं, अलग अलग केबल, स्टॉप के लिए अलग, स्टार्ट के लिए, ठीक है। DG में और भी बहुत सारे चीज हैं। DG में मान लो फ्यूल है, फ्यूल कम हो गया, वो भी तो तुमको चाहिए, एक बंदा थोड़ी ना हमेशा देखते रहेगा फ्यूल कितना है, तो फ्यूल सेंसर से एक केबल लगा है फ्यूल अलार्म देने के लिए, हाँ, ठीक है।
डीजी में तो तुमको एनालॉग मीटर में रीडिंग पता चलते रहेगा, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए तो एक बंदा चाहिए हमारा, थोड़ी ना एक बंदा कंटिन्यूसली अवेलेबल रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो सेंसर डीजी में लो फ्यूल लेवल सेंसर एक होता है जिससे कनेक्ट कर दिए हम पीआईयू को, तो पीआईयू को पता चल गया भाई इतना 15 लीटर से कम हो गया डीजल, तो एक अलार्म जनरेट कर दो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया लो फ्यूल लेवल का। और डीजी में क्या क्या सेंसर्स हैं, कौन सी प्रोटेक्शन के लिए? ओवर हीटिंग के लिए। डीजी चल रही है, इंजन चल रही है, ठीक है, तो उसका कूलिंग मैकेनिज्म भी होगा। इंजन को कैसे कूल करते हैं? रेडिएटर से। डीजी दो टाइप से कूलिंग होता है, एक एयर कूल्ड, एक वाटर कूल्ड। ठीक है, एयर कूल्ड एक एग्जॉस्ट पंखा रहता है, उससे कूल होती है, और वाटर कूल्ड रेडिएटर के थ्रू कूलिंग होती है। कूलिंग होगी रेडिएटर से। रेडिएटर में क्या होता है कूलिंग के लिए? पानी होता है। अगर वो पानी ना रहे रेडिएटर में, कूलिंग होगी? तो पानी को सेंस करने के लिए भी एक सेंसर है, रेडिएटर वाटर लेवल, रेडिएटर में कितना पानी है। ठीक है, डीजी में एक तो हो गया फ्यूल, दैट इज डीजल, वो तो तुमने लो फ्यूल लेवल सेंसर से सेंस कर लिया, अलार्म भी जनरेट कर दिया। इंजन होती है, इंजन में इंजन ऑयल होती है। इंजन ऑयल मान लो कम हो गया, जितना 5 लीटर इंजन ऑयल चाहिए डीजी में, उससे कम हो गया, 4 लीटर है, तो क्या लुब्रिकेशन होगा? अगर प्रॉपर नहीं होगा, 4 लीटर 5 लीटर की जगह 4 लीटर डालो। ठीक है, तो उसको सेंस करने के लिए भी एक इंडिकेटर, एक अलार्म है लूब ऑयल के लिए। ठीक है, अब मान लो लूब ऑयल पूरा 5 का 5 लीटर है, लेकिन डीजी चल चल के ऑयल खराब हो गया, तब भी इफेक्टिवली लुब्रिकेशन हो पाएगा? नहीं। तो उसके लिए भी एक है कि क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल कैसा है, उसके लिए भी है। क्वालिटी को तो सेंस नहीं कर पाओगे कोई सेंसर से। कि वो तो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस में आ गया, मेंटेनेंस के टाइम आ गया ना। अगर पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं हुआ, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन आइडल केस में जहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है कंटिन्यूसली, कहीं अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ उसमें क्या करोगे? ठीक है, डीजी का सिलेंडर है, ठीक है, वो भी तो एक टेम्परेचर तक ही काम करेगा, उसके बाद तो वो सिलेंडर भी सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हाई सिलेंडर का एक अलार्म है। तो ऐसे बहुत सारे अलार्म, तुम जितने सेफ्टी के लिए जितने अलार्म दे सकते हो उतने दिए हो उसमें डीजी में। तो सारा अलार्म्स पीआईओ से कनेक्टेड है, और हर अलार्म के लिए एक एक केबल है। ठीक है, तो अगर मान लो डीजी में 10 अलार्म है, तो 10 केबल कनेक्ट है पीआईओ से। 10 केबल एक एक करके कनेक्टेड नहीं है, एक ही केबल में 10 पतले पतले केबल हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन केबल। और वो 1.5 स्क्वायर mm की केबल होती है इंटू 10 कोर। कोर के बारे में तुम लोगों को कुछ डाउट है? 1 कोर केबल, 2 कोर केबल, आर्मर्ड, अनआर्मर्ड, वो सब पता है? तुम लोगों को तो शायद कल बताया था। तुम लोगों को पता है आर्मर्ड केबल क्या होता है? हाँ, तो इनको एक बार बता दो आर्मर्ड क्या होता है ये सब। ठीक है, व्हाइट पेज देना, क्या हो गया, हो गया। एक केबल है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। इसके ऊपर तुमने इंसुलेशन लगा दिया, ये बन गया केबल। डिफरेंस पता है कंडक्टर और केबल में क्या है? कंडक्टर पे कोई इंसुलेशन नहीं होगा, केबल में कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होगा, पीवीसी इंसुलेशन प्लास्टिक। ठीक है, ये हो गया सिंगल कोर केबल। अगर इस टाइप के 3 केबल हैं, मैं इंसुलेशन को शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 3 केबल है,
और 1 यूनिट के अंदर है, तो इसे हम कहते हैं 3 कोर केबल। ठीक है, ये तीनों अलग अलग अगर है तो सिंगल कोर केबल। ऐसा अगर 3 केबल एक ही यूनिट के अंदर है, एक ही केबल के अंदर 3 कोर केबल, जैसे इसके अंदर ये तो बैटरी चार्जिंग के लिए यूज हो रहा है, इसमें प्लस माइनस 2 केबल है इसी केबल के अंदर, ये 2 कोर केबल हो गया। ठीक है, समझ रहे हो 2 कोर क्या होता है? प्लस माइनस, वो दोनों प्लस माइनस जो केबल है वो भी इंसुलेटेड है, उसके ऊपर एक और इंसुलेशन है, तो ये 2 कोर केबल हो गया। हाँ। तो केबल को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, केबल को हम कैसे पहचानते हैं? ठीक है, हर चीज की स्पेसिफिकेशन से उससे पहचाना जाता है। केबल को हम कैसे पहचानेंगे? उसका स्क्वायर एमएम से। एक तो हो गया मेक तो अलग चीज है, लेकिन कितने की केबल है, तो गेज जो बोलते हैं, गेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केबल का, उससे हम केबल को पहचानते हैं। अगर इसका जो कोर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 स्क्वायर एमएम है, तो दैट केबल इज कॉल्ड 1 कोर इंटू 5 स्क्वायर एमएम केबल। ठीक है, अगर मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इंसुलेशन है और ये एक्चुअल कंडक्टर है जिसका जो डायमीटर क्रॉस सेक्शन है वो 5 स्क्वायर एमएम है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल केबल है, 1 कोर इंटू 5 स्क्वायर एमएम। ठीक है, अगर ऐसे केबल 3 केबल हैं एक ही केबल के अंदर, ये हो गया 3 कोर इंटू 5 स्क्वायर एमएम। ठीक है, अगर सिंगल केबल 3 है, अलग अलग मैंने बिछाया, तो इससे मैं क्या करूंगा, 1 कोर इंटू 5 स्क्वायर एमएम इंटू 3 रन। तीन केबल है, एक एक कोर की अलग अलग बिछाया हूं। ठीक है, अलग अलग ले किया हूं मैं रूटिंग में। ठीक है, समझ आया क्या केबल की स्पेसिफिकेशन कैसे होती है? हाँ, क्या? हाँ, नहीं समझा मैं। इंसुलेशन किया गया है सेपरेट इनको, हाँ, वो भी अलग 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 होने के बाद भी एक ही केबल के अंदर है ना। इसमें क्या है, एक केबल के अंदर 2 केबल है कि नहीं? तुम इसको 2 केबल बोलोगे कि 1 केबल बोलोगे? एक ही केबल बोलोगे ना। तुम मार्केट में जाओगे, बोलो 1 मीटर केबल दो, बोलेगा प्लस माइनस अलग अलग 2 केबल दो। 1 मीटर केबल दो बोलोगे ना, ऐसे क्या बोलोगे उसको? 2 कोर वाली केबल 1 मीटर दो। ठीक है, ये 2 कोर केबल स्पेसिफिकेशन बता दिया कि 5 स्क्वायर एमएम 10 स्क्वायर एमएम जो है स्पेसिफिकेशन, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका जो इंसुलेशन है, उसके ऊपर भी डिफाइन होती है केबल। फ्लेक्सिबल केबल एंड आर्मर्ड केबल, 2 टाइप की केबल है। इनमें फिर सब कैटेगरी फ्लेक्सिबल एंड आर्मर्ड। फ्लेक्सिबल केबल में क्या है कि सिर्फ पीवीसी इंसुलेशन है, बेंड करो बेंड हो जाएगी। ये केबल हम बेंड कर रहे हैं, बेंड हो रही है, ये फ्लेक्सिबल केबल है। अगर इसका इंसुलेशन में मैं एक मेटल डाल दूं, ठीक है, उसके ऊपर मैं पीवीसी इंसुलेशन डालूं, तो ये क्या बेंड हो जाएगी? नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड आर्मर्ड केबल। वो जो मेटल की शीट है उसे कहते हैं हम आर्मरिंग। ठीक है, तो पढ़े होगे ट्रांसमिशन में सबसे, आर्मरिंग। ठीक है, आर्मरिंग का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन।
फिजिकल डैमेज से बचाना, ठीक है। कब कहाँ यूज होगी ये केबल? मेनली अंडरग्राउंड में, ठीक है। अंडरग्राउंड में डैमेज होने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए अंडरग्राउंड में। ऊपर से केबल लगा रहे हो तो उसमें तो डैमेज होगा नहीं। ऊपर में जो केबल आते हैं उसमें तो इंसुलेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पहुंच के बाहर है, ठीक है। तो इंसुलेशन लगा करके एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे? इसलिए जो ट्रांसमिशन में जो भी केबल होती है कोई भी इंसुलेटेड नहीं होती है। इंसुलेशन का मेन रीजन प्रोटेक्शन ही है, ठीक है। तो आर्मर्ड फ्लेक्सिबल में डिफरेंस पता चल गया। जो केबल हम अंडरग्राउंड से ले जाते हैं वो इट मस्ट बी आर्मर्ड। अगर आर्मर्ड नहीं है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अंडरग्राउंड से ले जाना है लेकिन आर्मर्ड नहीं है, तब क्या करोगे? उसको एक पाइप के अंदर से ले जाओगे, जीआई पाइप या पीवीसी पाइप के अंदर से, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन मिले उसको फिजिकल डैमेज से। समझे? केबल जहां पे भी एंट्री होती है केबल के अंदर, एक कोई भी इक्विपमेंट के अंदर, ठीक है। ये पीआईयू है, मान लो यहां से केबल की एंट्री हुई है, ठीक है। क्या हुआ? यहां से केबल एंट्री हुई है, ठीक है। शेल्टर के केस में हम लोग क्या किया था, जहां केबल एंट्री होती है शेल्टर को काटता है और वहां पे रॉकस्टेक लगाते हैं। लेकिन कोई भी इक्विपमेंट में जब केबल एंट्री होती है तो ऑलरेडी एंट्री के लिए तुम केबल ले जा सकते हो, ठीक है। और वो होल्स जो है मेटल की शीट में है ना, मेटल की शीट है, इक्विपमेंट की जो बॉडी है वो तो मेटल की शीट है। मेटल की शीट में तुम होल किया, उसमें से केबल ले जा रहे हो, तो देर इज ऑलवेज अ चांस कि उस केबल का इंसुलेशन कट जाए कहीं पे, क्योंकि शार्प एजेस की वजह से, ठीक है। तो उससे बचने के लिए वो जो होल है जहां से केबल एंट्री होती है, केबल एंट्री होल जिसे कहते हैं, वहां पे हम लोग ग्लैंड लगाते हैं, ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड। ग्लैंड क्या है? ये मान लो केबल एंट्री होल है कोई चीज का, यहाँ पे हम रबर लगाते हैं, रबर का चारों तरफ, क्यों? शार्प एज है, ठीक है। ग्लैंड कैन बी रबर टाइप, स्टील टाइप या प्लास्टिक टाइप, ठीक है। तो 3 टाइप की ग्लैंड्स यूज करते हैं। ग्लैंड्स आर ऑलवेज यूज्ड एट केबल एंट्री पॉइंट। अब ग्लैंड लगाने के बाद मान लो ग्लैंड इतना बड़ा है, केबल एंट्री होल इतना बड़ा है, तुम्हारा केबल इतना पतला है। ग्लैंड है, केबल भी एंट्री हो गया, तो केबल तो बच गया इंसुलेशन से, मतलब इंसुलेशन डैमेज तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड लगा दिया हो तो इंसुलेशन डैमेज तो नहीं होगा केबल का। लेकिन गैप बहुत ज्यादा है, तो वहां से चूहा हुआ कुछ घुस सकता है, रोडेंट एंट्री हो सकता है, ठीक है। साइटें ऐसे ऐसे जगहों पे होती है गांव देहात में, वहां सांप वहां भी घुस सकता है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट। तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे सील कर देते हैं, उसको M-सील से सील कर देते हैं, ठीक है, उस गैप को। समझे भाई? इसको चेंज कर दो। इसके बाद वी विल हैव लंच 10 मिनट्स, ठीक है। लंच लग रहा है अभी, तो लंच कर लेते हैं इसके बाद। पीआईयू का वायरिंग डायग्राम एक बार देख लो, फिर इसको मैं समझाता हूँ।
समझ में आया? एसी डिस्ट्रीब्यूशन लो, ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन लो। हो गया? एक्सप्लेन करूँ कैसे है क्या है? तुम लोग कुछ डाउट है इसमें? हाँ, ये ओनली पीआईयू है। हाँ, वो तो डायरेक्ट कंट्रोलर में जाता है, मैं उसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम दूंगा। ठीक है, मैं कंट्रोलर कहीं यूज ही नहीं किया हूँ इसमें, शो ही नहीं किया हूँ कंट्रोलर को। वो जो तुम बोल रहे हो वो ऑटोमेशन का लॉजिक जो है उसमें आता है ना। सिर्फ ये पीआईयू में इंटरनल वायरिंग डायग्राम क्या है, अगर मान लो तुम एक पीआईयू अपना घर में लगा रहे हो, वो पीआईयू में इंटरनल वायरिंग डायग्राम कैसा है? इंटरनल वायरिंग ये सब तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अंदर से किया हुआ होगा ऑलरेडी, मैन्युफैक्चर करके देता है ये वायरिंग डायग्राम। देखो मेंस पावर इनपुट आई, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट में जब पावर इनपुट घुसती है तो एमसीसीबी के थ्रू घुसती है पावर, ठीक है, स्विच के थ्रू, फ्यूज के थ्रू, बोथ थिंग्स कंबाइंड एमसीसीबी, ठीक है। एमसीसीबी से फेज सिलेक्टर कॉन्ट्रैक्टर में गया, यहाँ पे आउट ऑफ 3 बेस्ट फेजेस 2 फेज सिलेक्शन हुआ, दोज 2 सिलेक्टेड फेजेस गोज टू LCU1 एंड LCU2। इन सिलेक्टेड फेजों में जो भी माइनर वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है, रिपेल्स वगैरह होते हैं वोल्टेज में, वो सब सारा कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो LCU का जो इनपुट है 2 फेज, आउटपुट सिंगल फेज। LCU का 2 फेज इनपुट, सिंगल फेज आउटपुट, ठीक है। तो LCU1 से एक आउटपुट मिला, LCU2 से एक आउटपुट मिला। मल्टीप्लेक्सर टोटल डिफरेंट थिंग है वो। LCU तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। 2 LCU, ठीक है, 2 LCU से 2 आउटपुट मिला, दो फेज सिलेक्शन जो हुआ, दिस फेज, अबे कहाँ जा रहा है ये, कितना कैलिब्रेट करोगे इसको? ये एक फेज है, ये एक फेज है, फेज 2 फेज सिलेक्शन हुआ, ये दोनों फेज यहाँ पे भी गया और सेम ये 2 फेज यहाँ पे भी गया, ठीक है। इसका आउटपुट सिंगल फेज, तो एक यहाँ से आउटपुट आया, ईबी कॉन्ट्रैक्टर में गया, LCU से दूसरा LCU से दूसरा आउटपुट आया, ये भी ईबी कॉन्ट्रैक्टर में गया, ठीक है। ईबी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हुआ, होल्ड मीन्स वो एक रिले है जिसके अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म है और एक्ट्स लगा स्विच, जब उसको मिलेगा सिग्नल कि होल्ड होना है तो इट विल ट्रिप नहीं, अंदर की तरफ वो घुस जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है। नॉर्मली इट इज ओपन, व्हेन इट गेट्स अ सिग्नल इट गेट्स क्लोज्ड एंड सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो 2 LCU से मुझे ईबी कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। अब दो कॉन्ट्रैक्टर है मेरा, डीजी कॉन्ट्रैक्टर, ईबी कॉन्ट्रैक्टर। एट अ टाइम 2 में से एक ही कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, ठीक है, या फिर डीजी या फिर ईबी, ठीक है। अगर डीजी होल्ड है तो ईबी ओपन रहेगा, अगर ईबी होल्ड है
तो डीजी ओपन होगा, होल्ड मीन्स क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि लाइन चालू है, डीजी बंद है, डीजी तो इसमें पावर है ही नहीं डीजी में। ठीक है, तो डीजी बंद है तो डीजी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होगा। एलसीयू से आउटपुट मिला तो ईबी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हुआ। पहले तो यहाँ पे फेज सिलेक्टर कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, जैसे इसको माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल मिलेगा कि आर एंड वाई फेज हेल्दी फेज है, आउट ऑफ आर वाई बी आर एंड वाई आर हेल्दी। माइक्रो प्रोसेसर से इसको सिग्नल मिला इस कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आर वाई, वाई बी, बी आर फेज के लिए 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। जैसे इसको सिग्नल मिलेगा ये 2 कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो, ये वाला आर वाई वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया और 2 ओपन रहेगा। ठीक है, आर वाई हेल्दी फेज है तो आर वाई वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, बाकी दोनों ओपन रहेगा। आर वाई जैसे होल्ड हुआ तो इससे 2 फेज जो है LCU1 और LCU2 में चले गया। ठीक है, LCU2 का जो आउटपुट है ईबी कॉन्ट्रैक्टर में कनेक्टेड है, ईबी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हुआ। जैसे ईबी कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हुआ तो इसका तो दो इनपुट मिला ना ईबी कॉन्ट्रैक्टर को, LCU1 से एक, LCU2 से एक, तो मेरा 2 सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की तरह काम करेगा बता रहा था। तो ये दोनों इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, ACDB1, ACDB2। ठीक है, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 1, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2। What is AC distribution box 1? It is nothing but a combination of multiple MCBs, switches। नॉर्मल स्विच की जगह MCB यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे MCB अलग अलग रेटिंग का, कोई 6 एम्पियर का है, कोई 32 एम्पियर का है, कोई 64 एम्पियर का है, कोई 63 एम्पियर का है, ऐसे 8-10 MCB ACDB1। ऐसे ही सिमिलरली 8-10 MCB लगा हुआ जिसको हम ACDB2 बोलते हैं। ठीक है, तो ACDB1 का जो इनपुट है वो LCU1 से आया, थ्रू ईबी कॉन्ट्रैक्टर LCU1 से आया, और ACDB2 का इनपुट LCU2 से आया। ठीक है, अगर LCU2 खराब हो जाता है दैट मीन्स ACDB1 में इनपुट होगा, ACDB2 में इनपुट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लोड बैलेंसिंग करने के लिए, कोई एक फेज में ज्यादा लोड ना हो जाए, इसलिए लोड बैलेंसिंग करने के लिए 2 अलग अलग सेट बना गया। अगर मान लो एक PIU है जिसमें सिंगल LCU है तो उसमें सिंगल ACDB रहेगा बस। अगर एक PIU है जिसमें 3 LCU है तो उसमें फेज सिलेक्शन वाला सिस्टम ही एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, किसमें? हाँ, तो अब बताओ, मान लो LCU2 दो LCU है, LCU1 LCU2, दोनों को मैं कॉमन करके एक ही इनपुट दे दूं, कैसे होगा? ये 230 वोल्ट है, वो भी 230 वोल्ट है, 2 फेज को मैं एक में ज्वाइन कर सकता हूं कभी? LCU1 से एक फेज निकला, LCU2 से एक फेज निकला, मतलब ना यार, प्लस माइनस वाला सिस्टम है, AC करंट है ये। नहीं, बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ कैसे करते हैं बैलेंसिंग। LCU1 का एक फेज निकला, LCU2 का एक फेज निकला। ठीक है, 2 फेज है, 2 अलग अलग पैनल लगा दिया 2 फेज में, समझ गया? एक ही पैनल में मैं 2 फेज घुसा दूंगा। अगर मान लो मैं ACDB1 ही है मेरे पास, ACDB एक ही है, 1-2 कुछ नहीं है। ठीक है, मैं LCU1 से जो 30 वोल्ट निकला वो भी यहाँ दे दूं, LCU2 इससे भी जो 230 वोल्ट निकला वो भी यहाँ दे दूं, तो इसमें कितना वोल्ट हो जाएगा? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर क्या है? तो स्विच है और कुछ नहीं है, वो तो स्विच है। तो एक पैनल में मैं 2 फेज दे दिया, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ये है कि दोनों इसमें मतलब ये भी तो MCB का ही सेट, बहुत सारे MCB। ठीक है, या इस फेज से मैं इन सारे MCBs को कनेक्ट करूं, एक फेज से इन सारे MCBs को कनेक्ट करूं।
क्या एक ही एमसीबी में दो दो 230 का दो फेस घुसा दूंगा? पॉसिबल है ऐसे? एक स्विच में मैं 230 वोल्ट का दो फेस घुसा दे, स्विच चल जाएगा? तो समझा? तो अगर एक फेज से मैं इन सारे एमसीबी को कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे फेज से ये सब एमसीबी को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये एसीडीबी 1 हो गया, इसको मैंने एसीडीबी 2 मान लिया। दो अलग अलग सेट है दो फेज में। तो हाँ ईशांत, ईशांत बताओ यार। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, दिल्ली से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। आप आ जाओ, आपका तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगा ना कल, आप आ जाओ, ज्वाइनिंग हो जाएगा। टेन को ज्वाइन करोगे ना? एक्चुअली दिल्ली से अभी तक कुछ, मैं बोला था ना कल 10 बजे कॉल करेंगे करके, क्वालिटी है उनका कॉल का मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अभी तक उनका कॉल आया नहीं। तो मैं शाम तक वेट करूँगा, उसके बाद मैं खुद कॉल करूँगा उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइम रहते हुए इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके ओके। समझे? हाँ आ रहे हैं 5 मिनट में, ठीक है। हाँ वो बता रहा हूँ ना। ये समझ में आएगा, दो एलसीयू से दो अलग अलग पैनल क्यों लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद एन मतलब न्यूट्रल, ई मतलब अर्थिंग, ठीक है। तो न्यूट्रल को न्यूट्रल कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। कनेक्टर मतलब समझते हो ना, कनेक्टर क्या होता है? ये कनेक्टर है जिसमें बहुत सारे केबल्स लगाने, ऊपर से केबल लगाया, नट बोल्ट से टाइट किए, नीचे से केबल निकला, नट बोल्ट से टाइट किए, फिर यहाँ से निकल गया, ये कनेक्टर है, ठीक है। ये इंटरनली ये कनेक्शन है, इस यहाँ से यहाँ इंटरनल कनेक्शन है। जब पंखा लगाते हो तो पंखा का केबल लगाते हो ना कनेक्टर में, समझे? विजुअलाइज करो उसको, पंखा पे केबल कहाँ लगाते हैं? पावर केबल एक कनेक्टर में, प्लास्टिक का कनेक्टर में लगाते हैं ना। इनपुट दे रहे हो, उसका बाहर से आउटपुट तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे एक मतलब दो केबल को ज्वाइंट करने का तरीका है वो, ठीक है। या फिर तुम ज्वाइंट करो, टेप करो उसको, वो प्रॉपर तरीका नहीं होता है ज्वाइंट का। कनेक्टर से ज्वाइंट करना होता है कोई भी केबल, कोई भी केबल ज्वाइंट करोगे तो थ्रू कनेक्टर ज्वाइंट करना होता है, या फिर लग्स देके ज्वाइंट होगा, क्या है वो मैं बता। तो ये कनेक्टर है, न्यूट्रल कनेक्टर। अब इसमें क्या है कि बहुत जगहों पे न्यूट्रल लगेगी इस इक्विपमेंट में, बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं इसके, सब में न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल चाहिए, इसी सिस्टम में तो न्यूट्रल चाहिए हर चीज को। तो न्यूट्रल के लिए अलग अलग केबल्स में थोड़ी ना लगाऊंगा, एक न्यूट्रल इसमें दे दिया, ठीक है। मेन से जो न्यूट्रल आया है, ठीक है, एमसीसीबी में, तो इस न्यूट्रल को, ये तो फेज तो यहाँ चले गया, नहीं मेन एमसीसीबी में न्यूट्रल भी आया है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 फेज जो है, 3 फेज तो फेज सिलेक्टर में चले गया, फेज सिलेक्शन के लिए न्यूट्रल तो बच गया ना आउटपुट में, ये न्यूट्रल चले गया न्यूट्रल कनेक्टर में, ठीक है। अब न्यूट्रल कनेक्टर में तो बहुत सारे न्यूट्रल लगे हैं, तुमको जहां पे न्यूट्रल रिक्वायर्ड होगा वहां तुम न्यूट्रल ले लोगे, ठीक है। सेम अर्थिंग के लिए, अर्थ पिट से इसको कनेक्ट कर दिए, इसमें बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, इसमें क्या है, कहीं बॉडी अर्थिंग में दे दिए, कभी एलसीयू तो ट्रांसफॉर्मर का भी एक बॉडी अर्थिंग होता है, तो एलसीयू 2 में दे दिए एक कनेक्शन। अंदर माइक्रो प्रोसेसर में भी अर्थिंग चाहिए होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर में ग्राउंडिंग कर दिए, तो सारा इंटरनल होता है वो सब। तुम्हें क्या चेक करना है इसमें, चेक पॉइंट क्या है? जो केबल वेंडर लगाता है वो ये है, ये केबल वेंडर लगाता है, जो कि ईबी से पीआईयू तक लगता है, एमसीसीबी से पीआईयू, ठीक है। न्यूट्रल केबल वेंडर लगाता है, अर्थिंग केबल वेंडर लगाता है। ये इस बॉक्स के अंदर जो भी केबल है वो सब इंटरनल केबल है, पीआईयू के अंदर का केबल है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनबिल्ड आता है वो सब केबल। जो
ठेकेदार लगाता है जो केबल इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो पावर केबल्स है, पावर केबल, ग्राउंडिंग अर्थिंग केबल, न्यूट्रल केबल। तो तुम्हें ये सब चेक करना है ये केबल की स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन एक चार्ट है, उस चार्ट को रेफर करोगे, नया नया हो तो फिर रेफर करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद याद हो जाएगा क्या स्पेसिफिकेशन है केबल के बाद, ठीक है। तो वो केबल का स्पेसिफिकेशन तुम चेक पॉइंट क्या है, केबल का स्पेसिफिकेशन देखोगे प्रॉपर है कि नहीं, रेटिंग के हिसाब से है कि नहीं। 15 kVA का PIU है तो एक केबल होना चाहिए, 40 kVA का PIU है तो ऑब्वियसली केबल की स्पेसिफिकेशन बढ़ेगी स्क्वायर mm, ठीक है। इसमें जो ईबी कॉन्ट्रैक्टर से सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर का जो रिले होता है, सोलोनॉइड होता है, वो खराब हो जाता है, तो क्या जबरदस्ती होल्ड कराते हैं उसको पुश करके। या कोई चीज इसमें बाईपास तो नहीं है, मान लो एलसीओ एक जल गया, ट्रांसफार्मर है ना, एलसीओ तो जल जाता है, कहीं जल गया तो क्या करते हैं उसको बाईपास कर देते हैं। तो तुम्हें ये चेक करना है कि वो बाईपास किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है। कोई केबल में इंसुलेशन तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं डुप्लीकेट केबल तो नहीं लगा हुआ है। केबल का स्पेसिफिकेशन भी है, मेक का भी स्पेसिफिकेशन है कि इन कंपनी का ही लगना है, इसको छोड़ के कोई दूसरा कंपनी का नहीं लग सकता। कस्टमर ने डिफाइन किया है भाई मेरे साइट पे सिर्फ हेवेल्स, पॉलीकैब और एक्सवाइजेड 5-4 कंपनी का केबल, इनमें से 4 में से एक ही कंपनी का लगना चाहिए। 5वां कंपनी जितना भी बड़ा हो, अगर कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया तो नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे वी गार्ड एक केबल है, वी गार्ड भी तो बड़ा कंपनी है, वी गार्ड का केबल इंडस में अलाउड नहीं है, जबकि वी गार्ड का केबल बहुत महंगा आता है, हेवेल्स से भी महंगा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी गार्ड लोकल है, लेकिन फॉर अस इट इज लोकल। अगर वो कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया तो कस्टमर थिंक्स दैट इट इज अ लोकल केबल, समझ गया। तो वी हैव टू वर्क एज पर द गाइडलाइंस ऑफ कस्टमर। कस्टमर ने बताया कि ये चीज कुत्ता बिल्ली होता है तो कुत्ता बिल्ली ही होता है, ठीक है। हम्म? हाँ अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो हो गया, ये इंटरनल पावर फ्लो हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ से ACDB1 ACDB2 दो तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 1, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2, जहां से तुम SMPS कनेक्ट करोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे MCB लगे हैं, मैंने बताया ना कि 66 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर की MCB लगी है। तो इसमें से जो 63 एम्पियर की यहाँ पे MCB लगी है, और इसमें भी वैसे सिमिलरली बहुत सारे MCBs हैं जहाँ 63 एम्पियर की MCB लगी है, इन दोनों 63 एम्पियर की MCB से SMPS कनेक्ट करोगे, ठीक है। SMPS पे गया कनेक्शन, समझे। 63 क्योंकि 63 हाईएस्ट रेटिंग होती है इसकी, मतलब आउट ऑफ सो मेनी MCBs 63 एम्पियर मैक्सिमम 63 एम्पियर की लगती है, उससे ज़्यादा की नहीं लगती है। नहीं दोनों से करेंगे, SMPS में तो मल्टीपल फेज चाहिए ना, 3 फेज चाहिए ना SMPS में, 2 फेज कनेक्ट कर रहे हैं, 3 क्यों नहीं कर रहे हैं वही बताते हैं, ठीक है। 2 LCU PIU में SMPS में 2 ही फेज कनेक्ट होंगे, ठीक है। 3 LCU PIU में 3 फेज कनेक्ट होंगे, सिंगल LCU PIU में सिंगल फेज कनेक्ट होगा, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग फेजेस हैं वो लूप कर दिया जाएगा। हाँ 3 LCU जो होता है ना, जनरली 15 kVA का PIU में 3 LCU होता है, 5 kVA का एक LCU, तो 3 LCU 15 kVA, और 37.5 kVA का जो PIU है उसमें 12.5 kVA का 3 LCU लगते हैं। 3 LCU PIU जो है वेरी रेयर है, 30% PIU 3 LCU वाले मिलेंगे, बाकी सब 2 LCU वाले मिलेंगे।
किसमें? तीसरा LCU जो होगा, वो भी जो फेस सिलेक्शन के बाद तीन दो होगा, 3 LCU PIU में फेस सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तीन सिंगल LCU PIU में सिंगल आउट ऑफ 3 फेस बेस्ट 1 फेस सिलेक्शन होगा सिंगल LCU PIU में। 2 LCU PIU में आउट ऑफ 3 फेस बेस्ट 2 फेस सिलेक्शन होगा। 3 LCU PIU में कोई फेस सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हेलो, आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं। समझ गया? अब इसमें तो तुमने कनेक्शन कर दिया SMPS से आगे का कनेक्शन छोड़ दो, अभी उसको अभी नेक्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे और क्या क्या कनेक्शन बच रहा करना, जो कि हाँ DG कनेक्शन बच रहा। DG देखो, DG MCC पे DG आया, ठीक है। DG क्योंकि 230 वोल्ट डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसमें तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा DG में, ठीक है। तो LCO का काम ही नहीं है कुछ, क्योंकि DG सिंगल फेज है, तो फेज सिलेक्शन का भी कोई काम नहीं है। समझा बात? DG सिंगल फेज है तो कोई फेज सिलेक्शन का काम नहीं है। DG डायरेक्ट 230 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो LCO का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट तुमने DG को DG कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ACDB में दे दिया, ठीक है। अब जब EB है नहीं तो EB कॉन्ट्रैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा, और DG चालू है तो DG कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा, ठीक है। DG का कनेक्शन हो गया। अब आउटपुट की बात करो, आउटपुट में तो हमने SMPS कनेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा आउटपुट में कनेक्शन करना? साइड पे एयर कंडीशनर है, ट्यूबलाइट है, ऑटोमेशन तो हुआ ही हुआ है। जो लोड है, लोड मतलब आउटपुट में तो लोड लगता है ना। लोड में क्या क्या है? SMPS, एक तो ट्रांसमिशन रैक और BTS, वो तो SMPS में कनेक्टेड है। SMPS इन टर्न इज कनेक्टेड टू ACDB, ACDB से SMPS कनेक्टेड, SMPS में जो लोड कनेक्टेड है तो ऑपरेटर का लोड कनेक्टेड है ही है उसमें। अब ऑपरेटर का लोड छोड़ के बाकी AC लोड क्या क्या है? एयर कंडीशनर, ट्यूबलाइट, 3 पिन सॉकेट, ये सब कनेक्ट होना है, ठीक है। तो वो सब भी तुम ACDB से, और भी तो MCB बचा हुआ है ACDB में, उससे कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब आता लोड बैलेंसिंग का बात। अब तुमने SMPS में एक SMPS को तो 2 कनेक्शन दे दिया, एक ACDB 1 से, एक ACDB 2 से, ठीक है। उसका मतलब SMPS का जो लोड है वो बैलेंस्ड हो गया, LCU 1 में, LCU 2 में बैलेंस हो गया, क्योंकि एक कनेक्शन LCU 1 से ACDB 1 में गया, ACDB 1 से SMPS में चले गया, LCU 2 से ACDB 2 गया, ACDB 2 से फिर SMPS में चले गया, तो वो तो बैलेंस किया लोड। दोनों LCU में 2 बराबर लोड दे दिए तुम, ठीक है। अब मान लो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर तुम ACDB 1 में कनेक्शन कर दिए, तो ACDB 1 में एयर कंडीशनर भी है और SMPS तो ऑलरेडी है ही है। ACDB 2 में ओनली SMPS है, एयर कंडीशनर है ही नहीं, एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा लोड लेता है। तो इन LCU 1 के ऊपर तुम्हारा ओवरलोड हो गया एज कंपेयर टू LCU 2, समझ रहे हो? तो इसमें दिक्कत क्या? LCU 1 गर्म ओवरहीट हो जाएगा, कभी ना कभी जल जाएगा, अगर उसका रेंज से बाहर ओवरलोड हो गया तो वो तो जल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम में हमें लोड बैलेंसिंग करना है। जनरली जो टेलीकॉम साइट में एयर कंडीशनर यूज होती है वो टेलीकॉम टाइप एयर कंडीशनर बोलते हैं उसे। जो घर में जो एयर कंडीशनर यूज होती है दैट इज स्प्लिट AC, विंडो AC, स्प्लिट AC बोलते हैं और विंडो AC बोलता है ना। ये तो सेंट्रलाइज्ड AC है, इसको छोड़ो। एक विंडो AC मतलब दीवार के आर पार होती है AC, ठीक है। और स्प्लिट AC जो घर में ऊपर में बड़ा सा लगाते हैं, उसका आउटडोर यूनिट अलग से लगता है बाहर में, ठीक है। टेलीकॉम में जो AC यूज करते हैं वो है टेलीकॉम टाइप AC दैट इज ओनली बीइंग यूज्ड इन टेलीकॉम सेक्टर, नोवेयर एल्स, ठीक है। एक यूनिट के अंदर 2 एयर कंडीशनर होती है उसमें,
एक ही यूनिट के अंदर 2 एयर कंडीशनर, 2 ब्लोअर्स, सब कुछ 2-2 होते हैं, ठीक है। नहीं, एक ही यूनिट में 2 कर दिए, 2 अलग अलग यूनिट नहीं करना पड़ा ना, 2 अलग अलग यूनिट करोगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा उसमें। एक ही यूनिट में 2 एयर कंडीशनर लगा दिए तो एक तो तुम्हारा खर्चा भी बच गया वहां पे, ऊपर से 2 अलग अलग फेज में कनेक्शन कर दिए, ठीक है। ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट का लोड उतना ज्यादा नहीं माना जाता है। अगर साइड पे 2 ट्यूबलाइट है, ठीक है, है तो एक यहाँ, एक एसडीबी 1 में, एक एसडीबी 2 में, 4 है तो 2 यहाँ 2 वहाँ, सिर्फ बैलेंस करके दोनों में ऐसा करो कि दोनों में इक्वल लोड एलसीयू में, तो इतना खाना लग गया। ये वायरलेस वाला भी आता है ना एक, हाँ, इसमें इसके और इसके बीच में वायर नहीं होता है, वायरलेस भी आता है ना। हेडफोन वायरलेस वाला, तुमको कहाँ जाने बोला? गुड़गांव तुम्हें? नॉइज मीटर एक किलोमीटर अरेंज करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पीआईयू कंप्लीट हो गया। पीआईयू में कोई डाउट है? ठीक है, एक बार फिर से ऑटोमेशन डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग बताओ ऑटोमेशन कैसे काम करता है।
पूछूंगा तुम बताओ यार ऑटोमेशन कैसे काम करता है, ऑटोमेशन होता क्या है? कैसे काम करता है ऑटोमेशन? उसको स्टेप्स बता दो कैसे कैसे होता है, अब बताओ। मान लो एक PIU है, DG है, सब कुछ लगा है, तुम्हें चेक करना है कि साइट ऑटोमेशन में है या नहीं है, ठीक है। ऑटोमेशन में तभी होगा जब ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रहा मतलब ऑटोमेशन में नहीं, मैनुअल में है वो, ठीक है। तो ये तुम कैसे चेक करोगे? इंस्पेक्शन के टाइम पे तुम कैसे वेरीफाई करोगे कि साइट की, बस ये तुम पहले मेन्स ऑफ करोगे, ठीक है, ठीक है, राइट। उसके बाद जैसे तुम मेन्स ऑफ करोगे साइट और डिस्चार्जिंग मोड में चलेगी बैटरी पे। अब बैटरी पे तो कंटिन्यूस 5, 6, 7 घंटा तक चल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लोड। अब उतना देर तो तुम वेट नहीं करोगे, क्या करो, ऐसा कुछ करना होगा ताकि PIU ये सेंस करे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया ना। PIU तो सेंस करता है ना बैटरी डिस्चार्ज है कि नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि PIU को ऐसा लगे कि बैटरी हैज गॉन बिलो 48 वोल्ट और बैटरी हैज फुली डिस्चार्ज। तो क्या करोगे, PIU और SMPS के बीच में जो केबल है, PIU कैसे पता चलता है? SMPS से केबल गया ना, कम्युनिकेशन केबल, ठीक है, उस केबल के थ्रू पता चल रहा है PIU को। तुम उस केबल को ट्रिप कर दोगे। अगर वो केबल एक MCB के थ्रू कनेक्टेड है तो वो MCB तुम ट्रिप कर दोगे, या फिर वो केबल ही बाहर निकाल दोगे। कहीं कहीं कुछ PIUs में वो केबल थ्रू MCB होती है, कुछ PIUs में वो केबल थ्रू कनेक्टर होती है, कनेक्टर में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो कनेक्टर में अगर जोड़ी है तो कनेक्टर से उससे कनेक्शन खोल दोगे। नहीं समझा, अगर साइट, हाँ हाँ, नहीं बैट ऑटोमेशन तो चेक कर रहे हो तुम वहाँ पे। बस बस तुम्हारा ये अब सही जगह पकड़े हो, अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वो कहाँ है? भाई वाइट वाला स्क्रीन दे देना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। पावर केबल, ऑटोमेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल जो SMPS का सेंस करा रहा है कितना वोल्ट पे है SMPS, ठीक है। और SMPS में तो आउटपुट जैसे जा रहा है, आउटपुट MCB से BTS में गया, ट्रांसमिशन रैक में गया, ठीक है। PIU में कनेक्शन आया EV से, ठीक है। ये तो MCCB है, वहाँ से PIU में आया, से है। फिर DG से एक और केबल है दैट इज ऑटोमेशन केबल, ठीक है। एक और केबल है DG के बीच में, DG बैटरी चार्जिंग केबल, DG के अंदर बैटरी है, ठीक है। अगर मान लो PIU स्टार्ट नहीं हुआ 10 दिन तक, मतलब DG स्टार्ट नहीं हुआ, जरूरत नहीं पड़ा DG स्टार्ट करने का 10 दिन तक, DG के अंदर एक बैटरी है, वो बैटरी क्या हमेशा चार्ज रहेगी? कभी अगर तुम अपना बाइक ऐसे छोड़ दो 15-20 दिन बिना चलाया तो स्टार्ट करने में दिक्कत होती है कि नहीं? क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो इग्निशन कैसे होगी? क्योंकि इग्निशन के लिए 12 वोल्ट चाहिए। अब 12 वोल्ट से डिस्चार्ज हो गई तो फिर बड़ा दिक्कत है। तो यू हैव टू एंश्योर तुम्हारे पास बैटरी सही है, बैटरी खराब नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया,
बड़ा बड़ा डिस्चार्ज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो यू हैव टू एंश्योर दैट बैटरी इज ऑलवेज चार्ज, ठीक है। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू हैव टू एंश्योर दैट बैटरी इज फुली चार्ज। तो कैसे तुम करोगे, बैटरी हमेशा चार्ज कैसे होगी? नहीं, पीआईयू में एक बैटरी चार्जर भी होता है, डीजी बैटरी चार्जर, ठीक है। दैट बैटरी चार्जर प्रोड्यूसेस 12 वोल्ट डीसी पावर। पीआईयू के अंदर ही होता है बैटरी चार्जर, कुछ कुछ पीआईयू में अलग एक यूनिट होता है बैटरी चार्जर का, जो कि पीआईयू के ऊपर लगा रखे रहता है ऐसे, ठीक है। तो पीआईयू बैटरी चार्जर का पर्पस ये है कि वो 12 वोल्ट, 12 से ज़्यादा 13.5 वोल्ट डीसी पावर जनरेट करता है, डीसी वोल्टेज, और उससे डीजी का बैटरी हम हमेशा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा डीजी का बैटरी चार्जिंग मोड में रहता है, ठीक है। जब डीजी स्टार्ट पल्स देगा, पीआईयू डीजी को स्टार्ट पल्स जब जनरेट होगा तब उस बैटरी से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब स्टॉप पल्स होगा, स्टॉप करने के लिए भी तो बैटरी की जरूरत है, ठीक है। स्टॉप करने के लिए, ऑटोमेटिक में स्टॉप करने के लिए एक रिले होता है, उसे होल्ड करना होता है, ठीक है। और रिले को काम करने के लिए तो 12 वोल्ट चाहिए मिनिमम, तो वो 12 वोल्ट भी बैटरी से मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया पीआईयू कब काम करेगा, जब एसी पावर है, कि अभी डीजी तो चालू नहीं हुआ, जब एसी पावर है तब पीआईयू का डीजी बैटरी चार्जर काम कर रहा है। इट इज प्रोड्यूसिंग 13.5 वोल्ट डीसी एंड चार्जिंग द बैटरी। अब मान लो पावर चले गया, डीजी स्टार्ट हो गया ऑटोमेशन में, कंटिन्यू रन हो रहा, 5 घंटा 6 घंटा कंटिन्यूस रनिंग हो रहा है, ठीक है। जब डीजी रनिंग हो रहा है उस टाइम में तो पीआईयू का डीजी बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा। जब डीजी रन हो रहा है, पीआईयू में तो ईबी पावर सप्लाई है नहीं, तो डीजी बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा है। उस टाइम में डीजी बैटरी कैसे चार्ज होगा? डीजी के अंदर एक यूनिट होता है दैट इज चार्जिंग ऑल्टरनेटर। एक तो ऑल्टरनेटर है, ये इंजन कपल्ड विद ऑल्टरनेटर, मेन ऑल्टरनेटर विच प्रोड्यूसेस 230 वोल्ट। डीजी है क्या? डीजी है क्या? इंजन है, इंजन से कपल होकर के ऑल्टरनेटर है, इंजन घूमता है, शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट घूमता है तो इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस होता है ऑल्टरनेटर की सेकेंडरी टर्मिनल वाइंडिंग पे, और ईएमएफ जनरेशन होता है। ये तो ये है ना डीजी। तो डीजी तो 230 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, डीजी का ऑल्टरनेटर इज प्रोड्यूसिंग 230 वोल्ट एसी वोल्टेज। ऑल्टरनेटर मींस जनरेटर व्हिच प्रोड्यूसेस एसी वोल्टेज। देयर इज नथिंग लाइक डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर बोल के कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ओनली गेट्स इन, वो कौन से सिस्टम में काम करती है? ऑल्टरनेटिंग सिस्टम है ना। डीसी सिस्टम में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एसी वोल्टेज। 230 वोल्ट एसी हो रहा है। अब 230 वोल्ट एसी से तुम बैटरी कैसे चार्ज करोगे? बैटरी चार्ज करने के लिए 13 वोल्ट डीसी चाहिए, 12 वोल्ट से ज़्यादा का डीसी पावर चाहिए। बैटरी 12 वोल्ट की है, अगर उससे तुम चार्ज कर रहे हो तो एटलीस्ट 13 वोल्ट से चार्ज करोगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि इसी ये जो शाफ्ट है ना, ठीक है, शाफ्ट से एक वी बेल्ट कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इंजन घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है, शाफ्ट से एक बेल्ट कनेक्ट कर दिए, बेल्ट भी घूम रही है, ठीक है। बेल्ट के साथ एक और छोटा सा ऑल्टरनेटर कनेक्ट कर दिए, छोटा सा, इतना सा ऑल्टरनेटर होता है छोटा सा, ठीक है। उस ऑल्टरनेटर को कनेक्ट कर दिए। ये तो मेन ऑल्टरनेटर ये शाफ्ट से कनेक्टेड है। ये छोटा वाला ऑल्टरनेटर जो है विच इज कॉल्ड चार्जिंग ऑल्टरनेटर, दैट इज कनेक्टेड टू इंजन विद द हेल्प ऑफ दिस वी बेल्ट, ठीक है। अब ये भी तो ऑल्टरनेटर है, मतलब दिस आल्सो प्रोड्यूसेस एसी वोल्टेज, बट द आउटपुट एट द टर्मिनल्स इज डीसी। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट कम्यूटेशन सिस्टम, ठीक है। उससे डीसी हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस एसी वोल्टेज बट एट द टर्मिनल्स यू विल गेट डीसी वोल्टेज, कम्यूटेशन सिस्टम में। समझे? तो तुमको एंड टर्मिनल पे डीसी मिल रहा है, दैट इज 13 वोल्ट। फिर कैलिब्रेशन करो। बैटरी इज ऑलवेज चार्ज, डीजी बैटरी इज ऑलवेज चार्ज,
जब वो चल रही है, डीजी चल रही है, तभी बैटरी चार्ज हो रही है। जब ईबी पे चल रही है तब थ्रू पीआईयू में जो बैटरी चार्जर है उसके थ्रू। गॉट इट? हाँ, अब ये मेरा ये क्वेश्चन, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, अब ईबी है नहीं, ठीक है, तुम्हारा जो कंडीशन, तुम जो क्वेश्चन पूछे बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ईबी है नहीं, ठीक है, ऑटोमेशन में कैसे चेक करना है? मैंने कहा कि ये जो कम्युनिकेशन केबल है डीसी सेंस कर रहा है, इसे या फिर अगर एमसीबी से लगा है तो एमसीबी ट्रिप कर दो, तो पीआईओ को लगेगा कि एसएमपीएस से कोई कनेक्शन ही नहीं, मतलब डीसी पावर ही नहीं है, या फिर केबल को निकाल दो बाहर, तब भी पीआईओ को लगेगा कि ये कोई डीसी सप्लाई नहीं है, तो पीआईओ विल गिव अ कमांड टू डीसी। ठीक है, अब तुम्हारा क्रॉस क्वेश्चन क्या था इसमें? सिस्टम कहाँ से कनेक्टेड है? एसएमपीएस से तो कनेक्टेड है, वो तो चल ही रहा है एसएमपीएस। एसएमपीएस बंद हुआ कहीं पे? एसएमपीएस बंद हुआ? नहीं हुआ ना। अगर तुम चेक करते वक्त डीजी चालू हो गया, ठीक, ऑटोमेशन में पावर आएगा पीआईयू में, पीआईयू से फिर एसएमपीएस आएगा, एसएमपीएस विल कन्वर्ट द 230 वोल्ट टू एसी टू डीसी, फिर वो करेगा, ठीक है, वो प्रोसेस। अगर डीजी चालू नहीं हुआ तो बैटरी से तो एसएमपीएस चल ही रहा है, समझे? लॉजिक क्लियर हो गया? PIU will give a start command to DG. Suppose if DG doesn't start, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्टार्ट कमांड दे दिया, मे बी डीजी बैटरी सही नहीं है इसलिए डीजी स्टार्ट नहीं हुआ, मे बी डीजी में फ्यूल नहीं है इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ, मे बी और एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है डीजी में इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऑटोमेशन में नहीं है इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऑटोमेशन में नहीं है तो स्टार्ट कमांड जाएगा ही नहीं। स्टार्ट कमांड जा रहा मतलब ऑटोमेशन में है लेकिन कुछ फॉल्ट है इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आफ्टर 2-3 मिनट्स इट विल अगेन गिव अ स्टार्ट कमांड कंट्रोलर ऑटोमेटिकली। पहला स्टार्ट कमांड मीन्स अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट फॉर अराउंड 10 सेकेंड्स, वो स्टार्ट कमांड है, ठीक है, ऑटोमेशन केबल के थ्रू वो कमांड जाता है, ठीक है। स्टार्ट कमांड दिया, डीजी स्टार्ट नहीं हुआ, फिर से कुछ देर बाद, दैट डिपेंड्स, कुछ देर कितने देर बाद, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेटिंग्स एंड दैट सेटिंग्स इज वेरिएबल, वी कैन चेंज दैट सेटिंग्स। सेकंड स्टार्ट कमांड 10 सेकंड बाद देना है कि 20 सेकंड बाद देना है, इट डिपेंड्स अपॉन अस, हम किस हिसाब से कंट्रोलर में सेटिंग करते हैं, सब चीज़ की सेटिंग्स होती है, ठीक है। वो सेटिंग यूजर डिफाइंड है। अब विंडोज बोलता है कि 10 सेकंड में सेकंड स्टार्ट फर्स्ट जाना चाहिए, व्योम बोलेगा 20 सेकंड में जाना चाहिए, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजर, मतलब क्लाइंट, उनका जैसे स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में डीजी स्टार्ट नहीं हुआ, इट विल गिव सेकंड स्टार्ट कमांड। मान लो सेकंड स्टार्ट कमांड में स्टार्ट हो गया, वेल एंड गुड। इफ इट डजंट स्टार्ट इन सेकंड स्टार्ट कमांड, इट विल अगेन गिव अ थर्ड एंड फाइनल स्टार्ट कमांड, दैट इज थर्ड स्टार्ट कमांड देगा। तीसरे में भी अगर स्टार्ट नहीं हुआ, कंट्रोलर को पता है कि इसने 3 कमांड दिया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, अगर स्टार्ट होता तो डीजी का जो वोल्टेज है वो पीआईयू में आता और इट कैन सेंस डीजी वोल्टेज, ठीक है। कंट्रोलर कैन सेंस डीजी, अगर स्टार्ट हो गया तो डीजी का वोल्टेज कंट्रोलर को मिल जाएगा, कंट्रोलर कैन सेंस। अगर 3 कमांड के बाद भी अगर डीजी स्टार्ट नहीं हुआ तो एक अलार्म जनरेट होगा, डीजी फेल टू स्टार्ट। 3 अटेम्प्ट करेगा डीजी टू कंट्रोलर, then there will be an alarm generator that is called सेम ऐसे ही स्टॉप में जी। जब आप मान लो लाइट आ गया, अब मान लो तुमने एसएमपीएस से पीआईयू का जो कनेक्शन है वो तो तुमने खोल दिया, अभी टोटल खोल के रख दिया, ठीक है। अब उसको तुमने लगाया नहीं, दोबारा लगाया नहीं, ठीक है। अब लेकिन ईबी रिस्टोर कर दिया तुम, ईबी जैसे मिला तो PIU हैज टू टर्न ऑफ द डीजी,
देर इज नो मीनिंग इन रनिंग द डीजी इफ PIU इफ EV इज अवेलेबल। अगर EV अवेलेबल है तो डीजी चलता रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ डीजल। ठीक है, तो इट हैज टू टर्न ऑफ डीजी as soon as EB get restored. So PIU will send a stop command to DG. ठीक है, if for any reason DG doesn't stop, DG stop नहीं हो रहा, उसका क्या रीजन हो सकता है? मान लो केबल में प्रॉब्लम है, स्टॉप सोलेनॉइड एक होता है। ठीक है, कोई भी जनरेटर बंद करते वक्त तुम देखते होगे, गन्ने की जूस पे कहीं देखते होगे जनरेटर जब मोटर चल रहा हो बंद करते वक्त एक टांग के बंद करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टॉप सोलेनॉइड एक होता है, स्टॉप सोलेनॉइड को टांगते हैं, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं फ्यूल सप्लाई है उसको रोकते हैं। ठीक है, फ्यूल सप्लाई को रोक दे तो इंटरनल कंबक्शन होगा क्या, एक बार बंद हो गया। ठीक है, तो वो फ्यूल सप्लाई को तुम कैसे रोकोगे, एक लीवर होगा उससे टांग के रोकोगे। ठीक है, और उस लीवर को तुम टानोगे क्या, उसको ऑटोमेटिक टानने के लिए एक सोलेनॉइड लगा है। सोलेनॉइड क्या है, जब वो एनर्जाइज होगा तो अंदर घुस जाएगा वो, यही ना, ये है ना स्टॉप सोलेनॉइड। तो एक स्टॉप सोलेनॉइड है जिसे तुम अगर स्टॉप पल्स दोगे 12 वोल्ट का, अगर उस पर पल्स जाएगा तो वो एनर्जाइज होगा और वो लीवर को टान देगा। ठीक है, अगर वो सोलेनॉइड खराब है, अगर वो सोलेनॉइड खराब है तो ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेगा, तुमको डीजी के पास जाना पड़ेगा, फिर उसको टानना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज नॉट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में तो ऑटोमेटिकली वो होना चाहिए। ठीक है, अपने आप वो सोलेनॉइड काम करना चाहिए। इफ दैट सोलेनॉइड इज नॉट वर्किंग डीजी विल नॉट स्टॉप। और भी रीजन है, जैसे तुमने बताया केबल में फॉल्ट है या फिर और भी कुछ रीजन है मान लो। ठीक है, so if DG doesn't stop in one attempt also, it will generate an alarm that is DG failed to stop. ठीक है, DG failed to start अलार्म तब आएगा आफ्टर 3 अटेम्प्ट, लेकिन DG failed to stop सिंगल अटेम्प्ट के बाद ही जनरेट हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट है ऑटोमेशन में अभी? आई थिंक ऑटोमेशन इज टोटली क्लियर नाउ। हाँ, उसे ट्रिप करोगे। ठीक है, या फिर अगर MCB में लगा है तो ट्रिप करोगे, अगर ऐसे ही लगा कनेक्टर में तो निकाल दोगे उसे बाहर। ये चीज न्यू बिल्ड साइट पे ही तुम लोग करोगे, क्योंकि वहां पे न्यू बिल्ड साइट क्या होता है पता है? न्यू बिल्ड साइट, न्यू जो प्रोजेक्ट्स है, वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स। NB एक प्रोजेक्ट है न्यू बिल्ड,